से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, पेश कदम लेकर एक बार फिर से हम हाजिर। मैं हूं आपका दोस्त उमर बाला और मैं शिराजा अमीन। आज की किस्त में जानेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने के प्रोसेस के बारे में। जी, इसमें हमारे 2 सेगमेंट हैं कोर्सेज में, जिसमें एक यूजी का होगा यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। और सुनेंगे नाज शरीफ राफिया की जुबानी। सल्ली अला और हेल्थ सेक्शन में सुनते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इंसान सिंदिस जज्बातन पे असर करा तो इंसान सिंदिस रवियस तो तौर तरीकस पे गलत हिसाबस मज असर अंदाज कर। लेकिन आगाज करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी से। सामीन, देखा गया है कि आजकल लोग अपनी रिवायती पेशों को छोड़कर नए पेशे अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशों में लोगों की किल्लत पैदा हो गई है। पर आखिर लोग अपने रिवायती पेशे क्यों छोड़ रहे हैं और इससे हमारी वादी में क्या असरात पड़ रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे तमीम अहमद बाबा से। आजकल की दुनिया जितनी तरक्की की ओर जा रही है, उतना ही नई मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब जबकि लोगों में तालीम का रुझान आम हो रहा है, तो उनकी जिंदगी का तर्ज अमल भी बदल रहा है। अगर बात करेंगे हमारे कुछ मखसूस तबकों की, जो हमारे कुछ मखसूस तबकों से वाबस्ता हुनर याफ्ता लोगों में ये राय तूल पकड़ती जा रही है कि दूसरे पेशों या तालीम के बाद सरकारी मुलाजमत को इख्तियार करके उन्हें मजीद तरक्की मिल सकती है, उतना ही वो अपने पेशे से दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपना पेशा तरक करने से भी गुरेज नहीं करते। नतीजतन हमारा ये मखसूस और हुनर याफ्ता तबका दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये अपनी ही शिनाख्त खोता जा रहा है। यही नहीं बल्कि इससे हमारी मईशत भी असरअंदाज हो रही है। तो अब लोग फील करने लगे हैं कि इसका असर यहाँ की इकॉनमी पर पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ से जो पैसा हम खर्च करते हैं वो बैरूनी हाथों में चला जाता है और बैरूनी रियासत चला जाता है। ये सबसे बड़ा असर है। ये थे मारूफ माहिर समाजात बशीर अहमद डाबला। हमारे माशरे में ये रुझान क्यों रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, डाबला साहब कहते हैं। हमारे यहाँ जब ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई, पुरानी ऑक्यूपेशन के लोग थे, जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने वो काम अडॉप्ट करना छोड़ दिया या कंटिन्यू करना छोड़ दिया, तो वो दूसरे जॉब्स में ऑक्यूपेशन में चले गए। मेजर रीज़न तो जो था वो यही ऑक्यूपेशन मोबिलिटी जो हमारे यहाँ हुई। ये लेबर जो है ये यहाँ इस वजह से आया हुआ कि यहाँ पर बहुत जगह खाली पड़ी थी, इस वजह से नहीं कि यहाँ चीप लेबर था। या अगर यहाँ चीप लेबर होता तो ये नहीं आती। यहाँ की कास्ट साथ तकरीबन सेम है, कश्मीर के लेबर ज़्यादा नहीं होता। उनके कई मैदान में तो वो लोग कम लेते हैं। इसके कुछ अच्छे पॉजिटिव रीजन्स थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई है, जब लोगों ने तालीम पढ़ी तो उन्होंने पुराने ऑक्यूपेशन करना छोड़ दिए। अब उन्होंने जो पेटी ऑक्यूपेशन करते थे अब वो सर्विस में चले गए, सर्विस में या बिजनेस में चले गए। हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई है उसकी वजह से ये सब लोग यहाँ खप चुके। जहाँ तक हमारे उन हुनरमंद अशखास का सवाल है जिन्होंने अभी तक अपने पेशे को खैरबाद नहीं कहा, उनसे बात करके यूं महसूस होता है कि वो अपने पेशे को बरकरार रखने में फख्र महसूस करते हैं और ये भी समझते हैं कि इस पेशे को बरकरार रखना उनके लिए न सिर्फ नफा बख्श है बल्कि अपने समाज में इस हुनर को बरकरार रखने के लिए निहायत ही जरूरी है।
بہت ونکس فخر محسوس کران کہ یہ بڑا بہترین انداز مز کران. اگر ہنر اگر ترو آز مے باسان کہ پگہ سان من سانس اولادس اولادس کنس تمہ سات ہوں یہ اصل پہ کرت کی. بیس ونکس گورمنٹ نوکری ووکری ثان اگر نا گورمنٹ نوکری بن توتہ پن یہ ہنر ہوں ام سن اہل عیال اصل پہ پھیلت ام کامہ سی. ہر چند کی ایک قدرتی امر مانا جاتا ہے کہ کسی ایک خطے کے لوگ روزگار یا مزدوری کی تلاش میں کسی ایسے دوسرے خطے کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں لگے کہ ان کو روزگار یا مزدوری کے مواقع مل سکتے ہیں. تاہم کچھ اشخاص کا ماننا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں بیرونی ریاستوں سے آنے والے مزدور پیشہ افراد نے اس رجحان کو مزید تقویت بخشی. کینٛہہ ؤری برونٛٹھ پٮ۪ٹھ گوٚو ییٚتہِ گُتجار نیٚبرِمٮ۪ن کٲریگرن ہُنٛد ییٚتہِ کِس دٔسلس اوس رۄپیہِ 100 موٚزوٗرۍ آز برونٛٹھ 5-10 ؤری یم یِوان شیٹھنٕے پٮ۪ٹھ تہٕ یِمن کٲشرٮ۪ن گٔے نفرت دوٚپُکھ وۄنۍ چھُ بہتر بدل کینٛہہ کرُن بدل کانٛہہ تجارت دکانداری کرٕنۍ کینٛہہ کرُن. یہ ماننا بھی بالکل جائز نہیں کہ یہاں کے ذہین افراد میں اس سوچ کا فقدان ہے کہ اس معاملے میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. کٲشِر گٔے پرٛٮ۪تھ کُنہِ کامہِ خٲطرٕ آرام طلب کیٛازِ یِمو کٔر کٲمہ یِم گوٚو سٲری عٲش پرس بنے یِم. اگر زن نہٕ کٲنٛسہِ مثلاً کانٛہہ آمدنی تہِ آسہِ تیٚلہِ تہِ چھُ سُہ موٚزوٗر انان بِہٲرِس تہٕ گرِ چھُ کٲم کرناوان پانہٕ چھُ بیہان. سامعین تو اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان تمیم احمد بابا کو اجازت. آپ سنتے رہیں پیش قدم. اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ نیہا کے نسخے کی اور. نیہا آج ہمیں بتائے گی کہ ذہنی دباؤ سے ایک انسان کیسے ابھر سکتا ہے. السلام علیکم سامعین، میں ہوں نیہا اور حاضر ہوں پھر سے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ. سامعین، بے چینی ایک ایسی پریشانی ہے جس میں آج کل ہر ایک عمر کے لوگ مبتلا ہیں. بے چینی کی اہم وجہ ہے نیند نہ آنے کی شکایت ہونا یا ڈر لگنا. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں. بے چینی کی شکایت ہونے پر گرم پانی سے بھرے ہوئے ایک ٹب میں 1/3 کپ ادرک اور 1/3 کپ بیکنگ سوڈا 10 سے 15 منٹ تک ڈال کر رکھیں اور پھر اس پانی کو نہانے کے لیے استعمال کریں. یا پھر 10 کچے بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح اس کا چھلکا اتار کر اسے پیس لیں. ساتھ میں 1 چٹکی ادرک اور 1 چھوٹی چٹکی جیفل اور کیسر ڈالیں اور اسے 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر پئیں. بے چینی کے ساتھ اگر دل کی دھڑکن بھی تیز ہو تو 1 کپ سنترے کے جوس میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی جیفل پاؤڈر ڈال کر پئیں. اس کے ساتھ ساتھ دھیان رکھیں کہ آپ کافی، چائے، کولڈ ڈرنکس یا پھر کوئی بھی ایسی چیز نہ پئیں جس میں کیفین ہو. ساتھ ہی ساتھ آپ شراب، سگریٹ اور ڈرگ سے بھی دور رہیں. تو یہ تو تھے آج کے نسخے. ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ. کیا آپ پرانے کریئر آپشن سے تنگ آ چکے ہیں یا کچھ مختلف کریئر کی تلاش میں ہیں؟ تو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک نئی راہ کی اور. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کرتا ہے کچھ دلچسپ اور مختلف ڈگری کورسز جیسے فوڈ ٹیکنالوجی، ایکچوریل اینڈ فائنینشیل میتھمیٹکس اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. اور اس کے علاوہ بہت کچھ جیسے جرنلزم اور کمپیوٹر اپلیکیشنز. ایڈمیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے تو جلدی کیجیے. فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے 21 مئی. فارمز آپ کے ضلع ڈگری کالج میں بھی دستیاب ہیں، تو دیر مت کریں اور اپنی زندگی بدل دیں. سامعین، مقابلے کے اس دور میں ہر ایک طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مستقبل روشن کرے، جس کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع آپ کو اسلامک یونیورسٹی بھی فراہم کر رہی ہے. اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا عمل جاری ہے. جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں شائستہ فاروقی کے پاس. السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کریں گے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ رجسٹرار شیخ آصف سے، جو ہمیں اس سال کے یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے بارے میں جانکاری دیں گے. آصف صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پر ایڈمیشنز کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ایکچولی ہماری ہمیشہ کوشش رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا پہلے سٹارٹ کریں. اس سال ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اس سال ہم نے مئی میں ہی ایڈورٹیزمنٹ نوٹس نکالی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جولائی تک. اور اگست سے انشاءاللہ ہمیں ارادہ ہے دیٹ اگست سے ہم اپنے جو پروگرامز ہیں سب باقاعدہ سے شروع کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے قدم اٹھایا ہوا ہے. 3 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہم نے سبھی
लोकल पेपर्स वगैरह में दे दिया है। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? जी, इसमें हमारे 2 सेगमेंट हैं कोर्सेज में, जिसमें एक यूजी का होगा यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में उसमें हमारे बीटेक कोर्सेज हैं, जिसमें कि 4 हमारे डिफरेंट बीटेक कोर्सेज हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है और सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, और हमारा एक्चुअल मैथमेटिक्स का एक कोर्स है, और हमारा बीबीए का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे डिफरेंट है, जिसमें टेक्नोलॉजी कोर्सेज आते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी कोर्सेज में हमारे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और हमारा एमबीए है, हमारा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है, मास्टर ऑफ अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज है, मास्टर्स इन इंग्लिश है, और हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, जो हमने लगभग 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार वादी में ऐसा हुआ है। एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या इसके लिए कुछ मखसूस परसेंटेज दरकार होती है? जी, एक्चुअली ऐसा है, हमारा कोई मिनिमम परसेंटेज बार नहीं होता है, लेकिन एकेडमिक मेरिट जो बंदे का होता है उसकी हम ड्यू वेटेज देते हैं, जिसके लिए हमने 30% हमने रखा हुआ है एकेडमिक मेरिट के लिए। जो बंदे लड़के का जो एकेडमिक मेरिट होगा वो 30% की वेटेज से हम कैलकुलेट करेंगे, और जो एंट्रेंस होगा वो 70% की वेट, टोटल 100 में से ये मेरिट बनेगा। कुछ ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में हमारे जो ये 30% का वेटेज है, ये उसको ऐसे डिवाइड किया है, उसमें 20 फॉर इंटरव्यू और 10 एकेडमिक मेरिट, और कुछ में 10 फॉर इंटरव्यू एंड 20 फॉर एकेडमिक मेरिट। आसिफ साहब, आप हमें बताइए कि इन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में किस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं? फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कम से कम तो हम तो रखे हुए हैं, जितना कि हमारा जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे यूजीसी हैं या एआईसीटी है, जितनी भी उनके हिसाब से हमें होनी चाहिए, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज्यादा ही है, और अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं आई है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, काफी इक्विपमेंट हमने बाहर के जो रिसोर्सेज है वहां से भी हासिल किया हुआ है। बहुत ही तसल्ली बख्श इक्विपमेंट है हमारे पास। आसिफ साहब, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस इम्तिहानात कब से शुरू हो रहे हैं? हाँ, इस सिलसिले में हमने एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया हुआ है, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे जो लड़के हैं जो इंटरेस्टेड हैं हमारे यहाँ एडमिशन में, वो देख सकते हैं। मोस्टली ये हमारे 5th और 6th जून को होने वाले हैं ये एंट्रेंस, 5th, 6th और 7th इसी के आसपास टेंटेटिव यही डेट हमारे रहेंगे। क्योंकि बीटेक में हमारा एडमिशन एग्जाम नहीं होना है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन 15 जून को आएगी, तो उसके हिसाब से फिर एडमिशन हम काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्सेज में स्टूडेंट्स कैसे दाखिला पा सकते हैं? क्वालिटी स्टूडेंट्स लाने के लिए हमने एक और कदम उठाया है, जिसमें हमने जो हमारे बीटेक कोर्सेज हैं, फूड टेक को छोड़ के जो हमारे बीटेक कोर्सेज हैं, जिनमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आ रहा है, और सिविल इंजीनियरिंग का आ रहा है, उसके एडमिशन हम इस साल थ्रू AIEEE स्कोर पे कर रहे हैं। क्योंकि AIEEE का एक्सपेक्टेड है रिजल्ट आएगा मे बी 7th 8th जून, तो हमारा भी इंशाल्लाह इरादा है दैट हमारी जो नोटिफिकेशन उसके बाद ही आएगी। अपने हिसाब से हमारा टेंटेटिव डेट जो है वो यही कोई 15 जून के आसपास होगा। 15 जून बीटेक की नोटिफिकेशन आएगी इन कोर्सेज के लिए। स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी का किस हद तक किरदार होता है? देखिए, प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि प्लेसमेंट का होना जॉब की गारंटी है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। प्लेसमेंट का काम एक्चुअली होता है कि हम फैसिलिटेट करते हैं, एक हमारे बच्चे को एवेन्यूज देते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारी एक सेल है कि वो अपने आप को साबित कर सके फॉर अ गुड जॉब, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कामयाबी मिली है। बहुत हमारे MBA के बच्चे जो हैं वो कामयाबी से हमने मतलब प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन द इंटरव्यूज। जो भी हम उनको अरेंज करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ या डिफरेंट मल्टीनेशनल हाउसेस के साथ, तो ऐसा हमारे पास एक बाकायदा से एक सेल है जो इस पर काम कर रही है। उसका बाज़ाब्ता तौर एक काबिल आदमी को हमने एक इंचार्ज भी बनाया हुआ है, वो उस पर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उससे सेटिस्फाइड हैं जो भी काम हो रहा है। आसिफ साहब, आखिर में क्या आप स्टूडेंट्स को कोई सलाह या सजेशन देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं बस यही है कि दिन ब दिन जनरली सब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, सो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी बढ़ता जाता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो भी ज़माने के साथ चलें, अपने आप को अपडेट करते रहें, अपनी जो काबिलियत है उसमें जितने भी स्किल्स उनके पास है उसको बाहर लाएं, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओपन आर्म्स से उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। आसिफ साहब, पेश कदम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।